नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस में जानेंगे राजनीति विज्ञान शिक्षण में सहायक सामग्री। इससे पूरी कक्षाओं में हमने सहायक सामग्री के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि हम राजनीतिक विज्ञान शिक्षण या फिर कहिए कि हमारे शिक्षण के अंतर्गत हम किन किन सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। सहायक सामग्री स्टार्ट में जाना था कि वे सामग्रियाँ जो हमको सहायता करती है हमारे शिक्षण के शिक्षण को पूर्ण करने में, हमारे शिक्षण के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए और एक विद्यार्थियों को, छात्रों को बेहतर से बेहतर शिक्षण प्रदान करने के लिए इन सहायक सामग्रियों का हम सहारा लेते हैं और हमारे विषय को आकर्षक और रुचिपूर्ण तरीके से बच्चों तक पहुंचाते हैं। तो ये सहायक सामग्री हमारे सामने होती है। जब हम सहायक सामग्री की बात करते हैं तो सहायक सामग्रियां तीन तरह की होती हैं। पहली होती है श्रव्य सामग्री, ये होती है श्रव्य सामग्री। दूसरी होती है दृश्य सामग्री और तीसरी होती है श्रव्य दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। इनके अर्थ से समझते हैं। श्रव्य सामग्री यानी वे सामग्री जिसको हम सिर्फ सुन सकते हैं, जिसको हम सिर्फ सुन सकते हैं, यानी कि वे उपकरण जिसको हम बालकों के सामने सुनवा सकते हैं, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, इस तरह के उपकरण जो बच्चे सुन करके किसी बात, किसी पहलू को जान सकते हैं, वो श्रव्य में आते हैं। दृश्य के अंतर्गत वे सामग्री जो सिर्फ हम देख सकते हैं। तो दृश्य में हमारे सामने चित्र, मॉडल और इस टाइप की जो वस्तु हो सकती है जो सिर्फ देखने के संदर्भ में आ सकती है, देखने के संदर्भ में आती है। श्रव्य शब्द जो कि दोनों का मिश्रण होता है, जिसके अंतर्गत हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। सुनना देखना जब दोनों कार्य होता है तो ये श्रव्य दृश्य उपकरण के अंतर्गत आता है। तो हमारे शिक्षण के अंतर्गत हमको इनमें से किन सामग्रियों का प्रयोग करना है। अगर हम देखना चाहे जो हमको सुविधा पूर्वक उपलब्ध हो सके और जो हमको आसानी से उपलब्ध हो सके, जिसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं हो सके, तो इस तरह के उपकरण में हम दृश्य सामग्री को अधिकतर तौर पर शिक्षण में यूज करते हैं, जो हमको आसानी से उपलब्ध हो जाती है। हम आसानी से उसको ला सकते हैं और बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इन सामग्रियों में थोड़ा सा खर्चा भी हो जाता है और थोड़ी उपलब्ध कराने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है और श्रव्य भी हम उपलब्ध करवा सकते हैं। कुल मिलाकर हम हमारे शिक्षण के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए इन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं और हमको जब जरूरत आन पड़े और हमको इसकी आवश्यकता आन पड़े तो हम इस सामग्री का प्रयोग करेंगे, चाहे वो दृश्य श्रव्य भी ना हो। हम बच्चों के सामने कक्षा में कुछ कभी कभार इन सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। दृश्य का हम अधिकतर प्रयोग कर सकते हैं, श्रव्य का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सामग्री है राजनीतिक विज्ञान शिक्षण साइड में, जिसको हम यूज कर सकते हैं। अब हम इनको बारीकी से जानते हैं कि आंतरिक रूप से की सामग्री किस तरीके से हमारे काम आती है। सबसे पहला है हमारे पास दृश्य उपकरण या आपको ये दृश्य सामग्री। बात देखिए, दृश्य उपकरण, जैसा कि हमने इसके अर्थ में जाना कि वे उपकरण जिसको हम देख सकते हैं वे आते हैं हमारे दृश्य उपकरण। सबसे पहला है मूल वस्तु। मूल वस्तु हम कक्षा बॉक्स में बच्चों के सामने मूल वस्तु प्रस्तुत कर सकते हैं। साइंस की बात करोगे आप तो साइंस के अंदर हम देखते हैं कि कोई ऐसे पदार्थ होते हैं जो बच्चों के सामने ले जाकर हम बच्चों को
इसके साथ साथ हम अन्य विषयों में भी, राजनीति विज्ञान विषय जैसे विषय की बात करें तो हम बच्चों को किसी जैसे मूल वस्तु के रूप में हम बच्चों को किसी राजनीतिक स्तर पर लेके जा सकते हैं और राजनीतिक स्तर की जानकारियां दे सकते हैं, तो ये हमारे मूल के रूप में आएगा। इसके साथ साथ जो मूल हमारे सामने प्रस्तुत है जैसे कि वोटर आईडी है, तो वोटर आईडी राजनीति से संबंधित है। अब वोटर आईडी के बारे में कुछ डीपली बताना है उसके पहले आपको वोटर आईडी बताना होगा। तो वोटर आईडी एक ऐसी वस्तु है जो हम आसानी से कक्षा में लेके जा सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं कि वोटर आईडी है, फिर वोटर आईडी के क्या काम आते हैं, ये किस तरीके से निर्मित होती है और ये किससे संबंधित है और ये जनता को अपना अधिकार किस तरीके से प्रदान करता है, ये सारी बातें हम बच्चों को बता सकते हैं। तो ये आ गया हमारे मूल वस्तु के अंदर। सेकंड आ जाता है इसमें मॉडल। जब हम देखते हैं कि कक्षा के अंतर्गत अगर हम राजनीति विज्ञान के कुछ प्रकरण या टॉपिक्स जो बच्चों को बताना चाहते हैं लेकिन हमको मूल रूप से नहीं ले जा सकते, जैसे कि क्या होता है मूल रूप में संसद हो सकता है, न्याय पालिका हो सकती है, चुनाव स्थल हो सकता है, तो आदि ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसे बहुत से टॉपिक्स होते हैं जो कि बच्चों को शायद इन स्थानों पर ले जाना मुश्किल है, लेकिन हम कक्षा में इन स्थलों के कुछ मॉडल बनाकर बच्चों को बता सकते हैं। संसद का एक ढांचा बनाया, संसद का एक मॉडल बनाया, बच्चों को समझा सकते हैं। न्यायपालिका उसके लेवल, उसके स्तर के निम्न स्तर या अधीनस्थ स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की कैसे न्यायपालिका का स्तर है तो हम बता सकते हैं। चुनाव स्थल को जैसा कि हमने वर्कशॉप में जाना था कि चुनाव स्थल को बताकर चुनाव स्थल में कैसी व्यवस्था होती है, किस तरह से वोटिंग होती है, लोग कैसे आते हैं, उनके जाने की व्यवस्था कैसी होती है, तो इस तरीके से हम बच्चों को समझा सकते हैं। तो मॉडल एक अच्छा जरिया है जब हम मूल वस्तु को विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत न कर सके तो मॉडल के रूप में और हम बच्चों के सामने उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर बात इस पर अगला आ जाता है चित्र, पिक्चर्स, इमेज, चित्र। ये भी एक अच्छा माध्यम है। हम चित्रों के माध्यम से किसी राजनेता के चित्र, फिर हमारे राष्ट्रीय धरोहरों के चित्र, फिर हमारे राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय चिन्ह है, ऐसे चित्र जो बच्चों के सामने प्रस्तुत करके बच्चों को बता सकते हैं कि किस तरीके से ये हमारे संविधान से जुड़े हुए हैं, हमारे राष्ट्र से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से कुछ अमूमन राजनीतिक चित्रों को बच्चों के सामने प्रस्तुत करके हम बता सकते हैं। बच्चों को अधिकारों का टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो अधिकार क्या है, तो अधिकारों के संदर्भ में कुछ पिक्चर्स, कुछ चित्र बच्चों के सामने प्रस्तुत करके हम अधिकारों के टॉपिक को अच्छे से समझा सकते हैं। हमारे ड्यूटीज क्या है, कर्तव्य क्या है, तो इनके बारे में बताकर हम बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग संदर्भ में हम अलग अलग चित्रों का प्रस्तुतिकरण करके हमारे टॉपिक को अंदर हम उसको सहायक सामग्री के तौर पर ले सकते हैं। अगला है मानचित्र, मैप्स। मानचित्र भी एक दृश्य उपकरण में आता है। हम राजनीति से संबंधित हमारा जैसे कि देश हमारा एक हम कह सकते हैं कि शक्तियों का बंटवारा है, यानी कि केंद्र स्तर से लेकर राज्य स्तर फिर स्थानीय स्तर तक सरकार का गठन किया गया है। तो हम क्षेत्र वाइज हम सरकार के बंटवारे को हम मानचित्र के माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे दिल्ली है, फिर दिल्ली से राज्य है, फिर स्थानीय, इन क्षेत्रों को बताकर हम अलग अलग सरकारों के बारे में बच्चों को समझा सकते हैं। इसी तरह से अलग अलग काल में किस तरह से राजनीतिक व्यवस्था है तो वो भी हम इमेज और चित्रों के माध्यम से बता सकते हैं। जैसे कि इतिहास में होता है तो इतिहास की कुछ घटनाएं राजनीति ही थी, यानी उसका काल, उसका साम्राज्य, उस टाइम की राजनीति थी। तो इस तरह की कुछ जानकारी को हम बच्चों के समक्ष इस मानचित्रों के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। अगला है रेखा चित्र। जब हम श्याम पट पर किसी रेखा चित्र का अंकन करते हैं, यानी कि हम कुछ बनाते हैं, हम कुछ ग्राफिक्स करते हैं, कुछ उसको ग्राफिकल रूप में बच्चों के सामने इंडिकेट करते हैं, समझाते हैं, तो वो रेखा चित्र आ जाते हैं। तो हम श्याम पट के माध्यम से कुछ रेखा चित्रों को बनाकर बच्चों को समझा
सकते हैं, हम उसकी कुछ मैपिंग भी कर सकते हैं, कुछ इमेजेस वगैरह कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो रेखा चित्र में आएगा। तो ये भी हमारा सहायक समझ आता है कि हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, लेकिन हम ब्लैक बोर्ड और एक हमारे चौक के माध्यम से बच्चों के सामने उसको किस तरीके से बता रहे हैं। अगला है चार्ट। जब हम चार्ट की बात करते हैं तो चार्ट भी एक अच्छा हमारे पास सोर्स है, स्रोत है। हम चार्ट की बहुत अच्छे से सहायता ले सकते हैं। हम चार्ट में कुछ डायग्राम बना सकते हैं, कुछ मुख्य बिंदुओं को अंकित कर सकते हैं, कुछ अच्छी अच्छी जानकारियों को उसमें ला सकते हैं। तो इस चार्ट के माध्यम से हम बच्चों के सामने आकर्षक रूप में हमारे कुछ जानकारियों को प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे अधिकार और कर्तव्य की बात है तो अधिकार और कर्तव्य कौन कौन से हैं, कितने प्रकार है, इनका एक डायग्राम बनाएंगे, फिर उसको बच्चों को समझाएंगे। तो इसका एक इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव आता है, बच्चों में आकर्षण आती है, बच्चों में रुचि आती है, और यही आकर्षण रुचि उनके शिक्षण के उद्देश्यों को पूर्ण करती है। तो चार्ट भी हमारे अच्छा माध्यम है। फिर आ जाता है श्यामपट्ट। श्यामपट्ट एक अच्छा माध्यम है जो आसानी से हर किसी के पास उपलब्ध है। कक्षा कक्ष में श्यामपट्ट तो होता ही है। जब हम श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं तो कक्षा में शिक्षण के साथ साथ हमको श्यामपट्ट को एक सहायक सामूहिक तौर पर सहायक अपने साथ में लेना है। हम पढ़ाते पढ़ाते कुछ मुख्य बिंदुओं को इस पर अंकित करेंगे, कुछ मुख्य बातों को इसमें लिखेंगे, कुछ जानकारियों को इसमें दर्शाएंगे, साथ ही साथ कुछ ड्रॉ करना है, कुछ बनाना है, उसमें बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। तो श्यामपट्ट का हमको अच्छे से प्रयोग करना है। तो श्यामपट्ट का प्रयोग करने से हमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो नियम है उसका आपको पूर्ण तौर पर पालन करना है कि जब भी हम श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं तो हमारे जो लेखन स्पष्ट हो, यानी कि साफ शब्दों में बच्चों को समझ में आए। हम जब लिखे तो हम पूरी तरह से उसको उल्टे नहीं हो, हम उसमें एक एंगल बनाकर लिखे ताकि बच्चों को आसानी से दिखे। साथ ही अगर बच्चे कुछ शरारत कर रहे हो तो वो शरारत नहीं करेंगे और उस पर आपका ध्यान भी जाएगा। तो इन नियम को ध्यान रखकर हमको श्यामपट्ट का प्रयोग करना है और हम इससे हमारे शिक्षण को आकर्षक और रुचिपूर्ण बना सकते हैं। अगला है पाठ्य पुस्तक। टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक एक अच्छा और आसान सा माध्यम। इसके बिना हम कह सकते हैं कि हमारा शिक्षण संभव ही नहीं है। हम बच्चों को शिक्षण करवा ही नहीं सकते, क्योंकि कक्षा कक्षा में हम जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड है। यानी कि जो कोर्स जितना ज्ञान बच्चों को दिया जाना है, जिस स्तर का दिया जाना है, वो सारा का सारा पाठ्य पुस्तक में समाहित है। तो उस पाठ्य पुस्तक की सहायता से हम बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं वो हमारा अच्छा माध्यम। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि वर्तमान समय सरकार ने कोरोना जैसी बीमारी में जब बच्चों की शिक्षण में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो रही है, बच्चे घर बैठे, तो ऑनलाइन शिक्षण एक माध्यम समझा है, एक जरिया समझा है। तो ऑनलाइन शिक्षण कितना पढ़ाया जा सकता है, कितना पढ़ाना है, और स्कूल खुलते भी है तो बच्चा कितना पढ़ सकेंगे, इसके लिए कुछ कोर्स को कम भी किया है। तो वो पाठ्य पुस्तक में आ गया कि पाठ्य पुस्तक के जरिए हम बच्चों को क्या पढ़ाना, कितना पढ़ाना है, वो एक सीमित और उसको आवश्यकता अनुसार हम कर सकते हैं। पहली बात ये होगी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से एक शिक्षक विद्यार्थी को आसानी से पढ़ा सकता है कि जो पढ़ाया वो बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। इससे रिलेटेड बच्चों को होमवर्क असाइनमेंट देना ताकि वो पाठ्य पुस्तक से कर सके। साथ साथ बच्चे को कोई डाउट भी हो तो कक्षा कक्ष के शिक्षण को घर में या अन्य जब से उसको समय मिलता है उसको पाठ्य पुस्तक से उस शिक्षण को मजबूत कर सकता है। इस तरह से पाठ्य पुस्तक अच्छा माध्यम है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है और इसको हम शिक्षण के तौर पर लेते हैं और हमारे शिक्षण को उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं। जब हम एक बात करते हैं कि पाठ्य पुस्तक आजकल सॉफ्ट और हार्ड कॉपी, यानी हार्ड कॉपी तो परंपरागत तौर पर हमारे साथ में जुड़ी हुई है और हम देखते हैं कि टेक्स्ट बुक के ऑनलाइन बेस पर भी हमारे सामने आती है। लेकिन जब वो हार्ड बुक मतलब हार्ड कॉपी के रूप में यानी कि हमारे पास उपलब्ध है सामने, तो हमको पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है। और सॉफ्ट तरीके में अगर हम उसको लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल में देखते हैं तो हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस बात से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं कि पाठ्य पुस्तक का जो रूप, जो ढांचा हमारे सामने प्रस्तुत है उससे हम हमारी काफ़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन आज ऑनलाइन बेस पर भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं और इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा एक सफलता की कुंजी है और इसको हम आसानी से उपलब्ध कर सकते हैं। अगला है
पोस्टर विज्ञापन। हम हमारे शिक्षण से संबंधित कुछ पोस्टर बना सकते हैं, बच्चों से कुछ बातें पोस्ट बनवा सकते हैं, प्रतियोगिता करवा सकते हैं कि बच्चों को कुछ संविधान से रिलेटेड, कुछ राजनीति से रिलेटेड, कुछ बात से रिलेटेड एक समय निर्धारित करके बच्चों से पोस्टर बनवाना, हम जानना कि बच्चों का उसमें कितना इंटरेस्ट है। इससे बच्चों की विषय और शिक्षण के प्रति रुचि जागृत होगी और बच्चा अपनी सामर्थ्य के हिसाब से पोस्टर का निर्माण करेगा और इससे हमारे शिक्षण का एक उद्देश्यों की पूर्ति होगी। तो ये है हमारे दृश्य उपकरण, इसमें मूल वस्तु, मॉडल, चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र, चार्ट, श्यामपट्ट, पाठ्य पुस्तक और पोस्टर विज्ञापन आते हैं, जिससे हमारे शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति होती है और हम इसको सहायक सामग्री के तौर पर साथ में ले सकते हैं। अब आता है इसके बाद श्रव्य उपकरण। श्रव्य उपकरण का अर्थ हमने समझा था कि वे उपकरण जिसको हम सुन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के उपकरण हमारे सामने वे जो बच्चों के सामने हम प्रस्तुत करेंगे, तो बहुत ही आसान है। इसमें दो उपकरण हमारे सामने आ जाते हैं मेन। एक तो आ जाता है रेडियो और दूसरा आ जाता है टैप रिकॉर्डर। दोनों ही उपकरण हमको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और एक तरह से हम कह सकते हैं ये परंपरागत शिक्षण उपकरणों में आता है। रेडियो, जो वर्तमान समय में हम हमारे पास रेडियो तो नहीं ले सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी के बेस पर रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल इसमें भी अब आने लग गए। जब रेडियो की बात करते हैं तो रेडियो पर बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हुआ करती हैं। कुछ बच्चों को समय के हिसाब से न्यूज़ को भी जानना जरूरी है, क्या चल रहा है, क्या घटनाएं चल रही है, तो ये बच्चे रेडियो से जान सकते हैं। कुछ आकाशवाणियाँ आती है, कुछ एजुकेशनल बातें आती है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बातें चलाते हैं, तो ये कुछ बातें हैं जो बच्चों को जाननी भी जरूरी है। तो इस तरीके से हम रेडियो के माध्यम से बच्चों को आकर्षक और ज्ञानवर्धक बातें समझा और पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। और टैप रिकॉर्डर क्या होता है कि वह जिसमें हम किसी बात को रिकॉर्ड करके, जैसे मान लीजिए विद्यालय के अंदर विद्वान है, उस विद्वान की हम बातों को टैप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करके हम आने वाले जो विद्यार्थी है उनको उस बातों को पुनः दोहरा सकते हैं, बता सकते हैं। तो टैप रिकॉर्ड के माध्यम से हम किसी भी बात या जानकारी को सीडी बुलाकर भी हम बच्चों को सुना और बता सकते हैं। तो इस तरीके से रेडियो और टैप रिकॉर्डर हमारे श्रव्य उपकरण के अंतर्गत आता है। इसके बाद आ जाता है श्रव्य दृश्य उपकरण। श्रव्य दृश्य उपकरण, जैसा कि हमने जाना कि जो उपकरण जिसको हम सुन प्लस देख सकते हैं, यानी कि हम उसको सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इस तरह के उपकरण हमारे श्रव्य दृश्य उपकरण में आएगा। तो ये उपकरण कौन कौन से हैं? हम जैसे कि पहला है चलचित्र, दूसरा है दूरदर्शन या टेलीविजन, तीसरा है कंप्यूटर, चौथा है इंटरनेट।
तो इन उपकरणों को हम श्रव्य दृश्य उपकरण में समझेंगे। सबसे पहला चलचित्र। चलचित्र हम कोई पिक्चर्स बोल सकते हैं, कोई मूवीज बोल सकते हैं जो हमारे चलचित्र में आते हैं। तो ऐसी कुछ क्लिप्स, कुछ ऐसी वीडियोस जो बच्चों के सामने हम चलचित्र को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे बच्चा कुछ सीखे। जैसे कुछ मैसेजिंग, यानी कि जो हमको नॉलेज दे रही है, कोई ज्ञान दे रही है, कोई जानकारी देती है, इस तरह की बहुत सी स्टोरीज होती है जो हम वीडियोस के रूप में बच्चा देखेगा भी और सुनेगा भी। तो ऐसे चलचित्र बच्चों के सामने क्लासरूम में हम प्रस्तुत करके एक समय निकालकर, जैसे महात्मा गांधी से प्रेरित हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ऐसे चलचित्र बच्चों से हम प्रस्तुत करेंगे और बच्चा उससे काफी कुछ सीखेगा। दूसरा है दूरदर्शन और टेलीविजन। जब रेडियो की बात करी तो रेडियो के बाद दूरदर्शन आ गया और दूरदर्शन में टेलीविजन आ गया। तो अब जब परंपरागत तौर पर बात करेंगे तो आज से 15-20 साल पहले दूरदर्शन हुआ करता था। तो दूरदर्शन में सब कुछ आता था। तो इसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आते थे जो बच्चों के लिए जरूरी होते थे, जिससे बच्चा कुछ सीख सकता था। न्यूज आते थे, कुछ आकाशवाणी वाले प्रोग्राम आते थे और कुछ ऐसे ज्ञान वाले प्रोग्राम जो दूरदर्शन में आते हैं। अब टेलीविजन की बात है तो टेलीविजन में भी हम देखते हैं कुछ हिस्टोरिकल चैनल्स होते हैं, कुछ एजुकेशनल चैनल्स होते हैं, कुछ साइंटिफिक चैनल होते हैं। तो बच्चा इन चैनल्स को देखेगा तो इससे बहुत से अपने ग्रोथ, अपनी नॉलेज को अलग ग्रोथ लाएगा, उसमें डेवलप लाएगा। तो दूरदर्शन और टेलीविजन के माध्यम से हम बच्चों के शिक्षण को बेहतर बना सकते हैं। हम कक्षा में तो शायद इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते, बच्चों को इसके लिए जागरूक करें, बच्चा इसको देखे, इसको समझे और अपने जानकारी को बढ़ोतरी करे। कंप्यूटर, आज वर्तमान समय की जो मांग है वो क्या है? कंप्यूटर है। तो इस कंप्यूटर ने, इस टेक्नोलॉजी ने काफी कुछ सिखा दिया है। तो कंप्यूटर के प्रयोग के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हमने हमारे शिक्षण को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। कंप्यूटर के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से हम बच्चों को कुछ भी बता सकते हैं, बच्चा उसको देखेगा और उसमें कुछ ऑडियो क्लिप है तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के माध्यम से हम शिक्षण करवा सकते हैं। साथ ही साथ हम बच्चों को ऑनलाइन बेस पर भी काफी कर सकते हैं। कंप्यूटर है तो इसको हम साथ में जोड़ देते हैं इंटरनेट से। तो कंप्यूटर से इंटरनेट है, तो इस इंटरनेट के दौर पर हम कह सकते हैं कि संपूर्ण दुनिया को एकता के सूत्र बांधा है। अब जो विश्व है वो एक श्रेणी में इकट्ठा हो चुका है। तो इंटरनेट के माध्यम से हम कुछ भी नॉलेज है बच्चों को आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल से, इस यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से बच्चों को एजुकेशनल बातें आसानी से बता सकते हैं और इन दोनों के प्रयोग के माध्यम से हम हमारे शिक्षण को बेहतर और आकर्षक रूप से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सफलता और सहूलियत वाला कार्य है, जिससे हम हमारे सहायक साधन के तौर पर इसको साथ में लेंगे तो हमारे शिक्षण के उद्देश्यों की आसानी से पूर्ति होगी। तो ये हमने जाना कि श्रव्य दृश्य उपकरण कौन कौन से। तो हमने आज कक्षा में जाना कि राजनीति विज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री में दृश्य उपकरण, श्रव्य उपकरण और दृश्य श्रव्य उपकरण, इन तीनों उपकरणों को हमने अच्छे से समझा, अच्छे से जाना। वो इस बात पर मैं गौर किया कि हम हमारे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण प्रदान करने के लिए, हमारे शिक्षण के उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए इनका आसानी से प्रयोग कर सकते हैं और ज्यादातर वो उपकरण जो दृश्य उपकरण हो, इसको हम कक्षा के अंतर्गत आसानी से चार्ट, मॉडल्स, हम इसके अलावा जो भी मूल वस्तु है, पाठ्य पुस्तक है, श्यामपट है, इनके प्रयोग के माध्यम से हम कक्षा में आसानी से इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे जो सेकेंड यूनिट है राजनीति विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत जो सहायक सामग्री और हमने मल्टीमीडिया और ये सब जनसंचार नेटवर्किंग को समझा, ये हमारी यूनिट पूरी होती है। अब इसके संदर्भ में आपका असाइनमेंट है राजनीति विज्ञान शिक्षण में सहायक
सामग्री कौन कौन सी। राजनीति विज्ञान शिक्षा में सहायक सवाल कौन कौन सी है इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स जैसे कॉलेज चल रहा है आपको सावधानी सतर्क रहनी है और जब भी घर से बाहर निकले ऊपर मास्क का प्रयोग करें। इसके माध्यम से आप बीमारी से निजात पा सकते हैं। थैंक यू।